आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हमारे ये वापस से वहीं एक सर्कुलेशन का पहला डेफिनेशन आ जाता है कि क्या होता है। डिफ्यूजन इम्पॉर्टेंट अकेली नहीं काम कर सकती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिफ्यूजन के ज़रिए काम नहीं कर सकते हैं। तो उनको एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। कुछ के पास ओपन होता है, कुछ के पास क्लोज होता है। ये रहा हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के अंदर से खून फिर बाहर निकल जाते, फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स को ये यहाँ से नहीं ऑस्ट्रिया निकल रहे हैं, नहा धो के इनको तैयार कर देता है। और कुछ के पास होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे पास होते हैं, जो वेसल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। एडवांस टाइप क्लोज होती है। अगर कहीं पे आए कि एडवांस टाइप कोई पूछे आपसे कि कौन सी होती है, तो हमारे पास क्लोज टाइप होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास वहीं आ जाते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जितने भी, तो उनको धो के साफ करके वापस से दिल में चले जाना, तो उसको हम ओपन टाइप सर्कुलेशन कहते हैं। इनके अंदर हमारे पास हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ इज नथिंग एल्स, बॉडी का फ्लूइड है। हार्ट पंप करता है सिस्टम को साइनसिस के थ्रू। वो छोटे छोटे पोर्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हुए थे डाइजेस्टिव वाले में, तो उसके अंदर हमने देखा था कि नहीं, डाइजेस्टिव वाले में नहीं, रेस्पिरेटरी वाले में कि साइनसिस होते हैं। तो इसी तरह इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वहाँ से इनका खून ड्रेन होके साफ़ हो रहा होता है। पूरी बॉडी की मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है। इनके पास लाल खून वाला कोई सिस्टम नहीं होता। आप अगर लाल बेग को कभी अपने पिचकाया होगा तो सफ़ेद कलर का निकला होगा, तो दैट इज़ नथिंग एल्स हीमोसोल। और ऑस्टिया के ज़रिए हीमोलिम्फ सक बैक हो जाता है हार्ट से, और हार्ट से वापस से चला जाता है ऑस्टिया में ही, ताकि खून पूरी बॉडी में फैल जाए इसकी। When the heart contracts, opening called ostia are closed. When the heart relaxes, the hemolymph is sucked back into the heart by the way of ostia. वही बात है, हमारे पास वेसल्स होते हैं, इनके पास ऑस्टिया होता है, बस यही फ़र्क है। और इनके पास कलरलेस खून होते हैं, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ये सबको पता है क्या होता है। वेसल्स के अंदर खून, एक मिनट ना, खून वेसल्स के अंदर से ट्रैवल करे और हार्ट पे जाए, तो उसको हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। एनालिड्स होते हैं हमारे पास, सम मॉलस्क, ऑक्टोपस, स्क्वीड, वर्टिब्रेट्स, इन सब के पास क्लोज टाइप होता है। लेकिन क्लोज टाइप फिर हमारे पास वहीं आ जाता है कि फिर वो सिंगल सर्किट, फिर डबल सर्किट। ये एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन द हार्ट हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, starting with the two-chambered heart of fish and culminating in the four-chambered heart of birds and mammals. In circulatory type circulation system, circulation either single or double. सिंगल और डबल सर्किट एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे मुझे पता है, सबको पता होगा, फिर भी एक बार पढ़ने में क्या जाता है। जो हार्ट ऑफ फिश है वो दो चैम्बर का होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है, फिर एट्रियम में जाता है, फिर थिन वॉल साइनसिस वेनोसस होता है हमारे पास, जो उनके पास नहीं हो, जो कोन में गिल्स होते हैं, वहाँ पे जाके साफ़ हो जाता है, फिर दिल में आ जाता है, फिर जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है। और इन सारे चैम्बर्स के पास वॉल्स होते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास होता है, एम्फीबियंस में होता है और रेप्टाइल्स में होता है। लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हमारे पास जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होते हैं, टू एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, जिसकी वजह से खून फिर मिक्स हो जाता है। मिक्स खून पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिलके घूम रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, और इस वाले सिस्टम को हम कहते हैं, जो 3 हमारे पास चैम्बर्स पे मुश्तमिल होता है, उसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के पास, उनके पास 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, वो हमारे पास कंप्लीट डबल सर्किट सिस्टम में आ जाते हैं। बस यही चीज़ें हैं। जो बीच में इतना ज़्यादा लिखा हुआ है इनको प्लीज़ स्किप कर दें, क्योंकि हम डिटेल में भी इसको आगे पढ़ेंगे, तो इसका ऊपर ऊपर सरसरी पढ़ने का फ़ायदा इतना नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, वो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा प्रीफरेबल होता है इनके बजाय। लेकिन बस वो एक छोटी छोटी बात बताऊँ जी, जैसे कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के पास कंप्लीट होता है, इनके पास इनकम्प्लीट होता है। हमारे पास एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास
और हमारे पास सिंगल सर्किट सर्कुलेशन हमारे पास मछलियों वगैरह के पास होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अ फ्लूइड ब्लड दैट सर्व एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। ब्लड होता है हमारे पास जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अ सिस्टम ऑफ चैनल्स और वेसल्स दैट कंडक्ट, वेसल्स के जरिए खून पास कर रहा होता है। एक हार्ट होता है, पंप होता है। कोई अगर कोई बोले ना हार्ट का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये करता है, ऑक्सीजन ब्लड को ये करता है फेफड़ों में। हार्ट इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। कोई पूछे ना हार्ट का काम क्या, बोलो पंप करता है, बस हार्ट एक पंप है। बस इतना लंबा वो नहीं करें कि ये करता है वो करता है, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। कोई डॉक्टर भी अगर आपसे कभी पूछेगा ना हार्ट क्या, हार्ट का काम क्या, तो बोले वो पंपिंग ऑर्गन है। ऑक्सीजन डीऑक्सीजन इतना वो लंबा मत करें, पंपिंग में सब कुछ आ जाता है। मैंने एक बार ये होशियारी झाड़ी थी तो मुझे डॉक्टर खलील ने सुना दी थी कि पंपिंग ऑर्गन है, बस ये बोलो ना, इतनी लंबी क्यों कर रहे हो। ह्यूमन हार्ट हमारे पास कॉनिकल फॉर्म में होता है, ये कॉनिकल फॉर्म है, ये रहा, नीचे की तरफ से देख लें। और हमारे पास इंक्लूड होता है पेरिकार्डियम के अंदर। पेरिकार्डियम इज नथिंग एल्स, वहीं विसरा और पेराइटल के बीच में एक फ्लूइड घूम रहा होता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स एंड 1/3 सिचुएटेड ऑन द राइट एंड द 2/3 ऑफ द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। मतलब जो राइट साइड के ऊपर है, मतलब इसका ये जो 1/3 हिस्सा है ना, ये राइट की तरफ की होता है, और इसका जो 2/3 हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला लेफ्ट की तरफ होता है मिड लाइन के, और ये वाला जो हिस्सा है ये राइट की तरफ होता है। बीच में मिड लाइन इज नथिंग एल्स, स्टेंडम है। लेयर ऑफ हार्ट वॉल, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। 3 लेयर्स में होता है हमारे पास। पेरिकार्डियम एक थिक कवरिंग होती है दैट इनक्लोजेस द हार्ट। पेरिकार्डियम का होना ज़रूरी भी है, अगर पेरिकार्डियम नहीं होगा तो हार्ट कुछ ज़्यादा ही अगर तेज पंप करेगा, बहुत ज़्यादा खून पंप करेगा, तो अल्लाह ना करे हार्ट के अंदर यूँ छेद आ सकते हैं, हार्ट फट सकता है। तो इसीलिए थिक कवरिंग होती है कि हार्ट अपना वो ज़्यादा ना कर दे। और बीच में फ्लूइड भी इसलिए होता है कि हार्ट के ऊपर फ्रिक्शन और शॉक ना आए, वो फ्लूइड अपने अंदर जज्ब कर ले। जैसे कि हमने बर्नौली प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि दिमाग का जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो भी यही काम करा रहा है। प्लूरल फ्लूइड हमें फेफड़ों के लिए वो कर रहा है, पेरिकार्डियम भी हमारे पास होता है जो कि हार्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। सही है, ताकि इन तीनों जगहों को शॉक ना लग जाए किसी चीज़ का, कहीं ज़्यादा फूल ना जाए। और दिमाग को तो वैसे भी दिमाग 1.5 किलो का है, तो हमें महसूस क्यों तो 1.5 किलो का दिमाग, क्योंकि वो पानी की वजह से बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से हमें महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए बर्नौलीज प्रिंसिपल कार्डियोलॉजिस्ट को या कार्डिक डीपीटी वालों को पढ़ना पड़ता है, और सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट को भी पढ़ना पड़ता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी वालों को भी। अब सबके नाम नहीं लूँगा बारी बारी। एंड द रूट्स ऑफ द मेजर हार्ट वेसल्स कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम होता है, और इनर वाले को हम सिरस पेरिकार्डियम होते हैं, और बीच में हमारे पास इनका एक फ्लूइड घूम रहा होता है मज़े से। मीडियास्टिनम इज़ नथिंग एल्स, हमारी जो बॉडी है ना, वो जो थोरेसिक रीजन है वो मीडियास्टिनम में है। मीडियास्टिनम के अंदर कौन से पार्ट आ जाते हैं, जिसके हमारे पास अओर्टा आ जाता है, वेना केवा आ जाता है, हार्ट आ जाता है, और फेफड़े आ जाते हैं। आगे की तरफ स्टेंडम है, रिब केजेस हैं, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स हैं, बीच में जो मिडल में है ना हमारे पास, आप सबको पता है कि मिडल में हमारे पास हार्ट है, तो बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मिडल मीडियास्टिनम के अंदर हमारा हार्ट होता है, बस इसको ऐसे याद रखें। ऑन द अदर हैंड द सिरस पेरिकार्डियम इज फिजिकली इन अ मच क्लोजर रिलेशन टू द हार्ट। सिरस पेरिकार्डियम हमारे पास रिलेशन में क्लोजर होता है। बिटवीन द 2 लेयर्स is a small amount of serous pericardial fluid that lubricates the layers and prevent friction during heart contraction, ये बता दिया है। और हमारे पास वो होते हैं पेरिकार्डियम के एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडो। एपी ऊपर वाला सरफेस को बोलते हैं, एंडो अंदर वाले को बोलते हैं, और मायो जो मिडल लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। मसल्स ऑफ हार्ट को भी हम मायोकार्डियम ही कहते हैं, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम नहीं, मायोकार्डियम कहते हैं। सही है। The outer layer of the wall of the heart is formed by the visceral layer of the serous pericardium. The middle concentric layer, a subendocardial layer. The rest of the heart is composed mainly of subepicardial and subendocardial layer. Myocardium, the muscular middle layer of the heart, of the wall of the heart, and has excitable tissue and conducting system. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मायोकार्डियम को मसल्स ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं, वहीं घिसा पिट की बात है। 2
आवर्टा होते हैं ऊपर की तरफ, 2 वेंट्रिकल होते हैं नीचे की तरफ, 2 लार्ज वेन होते हैं हमारे पास, वेन्स ही कह सकते हैं इनको, वैसे वेन्स नहीं होते हैं। वेना केवा वेन्स में ड्रेन होते हैं, वेन्स वेन्यूल्स में और वेन्यूल्स कैपिलरीज में। तो 2 लार्ज वेना केवास, इंफीरियर एंड सुपीरियर। सुपीरियर ऊपर से लेके सारा आ रहा होता है और इंफीरियर जो एब्डोमिनल रीजन है, जो नीचे का एब्डोमिनल, जिसके लास्ट पोर्शन ऑफ एसोफेगस से लेकर नीचे का जितना भी हिस्सा है ना, पाउंड्स के ठकने तक का, ठकने भी नहीं, जो उंगलियों तक का जो रीजन है वो इंफीरियर वेना केवा सप्लाई करता है। और जो ऊपर का हिस्सा है, दिमाग, हमारे हाथ, दिल और एसोफेगस का ऊपर वाला हिस्सा, माउथ, आंखें, इन सारी जगहों को सुपीरियर वेना केवा सप्लाई कर रहा होता है। सही है। और हमारे पास पल्मोनरी वेन होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ये बात तो सबको पता है ना। तो हम इसको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें चैप्टर जल्दी ख़त्म करना है, इम्यूनोलॉजी बहुत लंबा जाएगा हमारा इसलिए। सिमिलरली 2 लार्ज आर्टरीज इमर्ज आउट, वन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, द पल्मोनरी आवर्टा एंड, ऐसे इसको पल्मोनरी आर्टरी होना चाहिए, द पल्मोनरी आवर्टा एंड द अदर फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, द सिस्टमिक आवर्टा। सही बात है, किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन है भी इसमें तो आप प्लीज़ नोट करके रख लें, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो पूछ लीजिएगा। द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल मेम्ब्रेनस इंटर एट्रियल सेप्टम। सही है। वर्टिकल मेम्ब्रेन होती है जिस जो एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम होता है बीच में, जो सेपरेट कराता है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को। उसी तरह हमारे पास जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उनको कौन बीच से सेपरेट करा होता है, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम करा होता है। इसका कौन है, इंटर एट्रियल सेप्टम। एक मिनट सबर, किसी को क्लास ज्वाइन करनी है। सही है, सही है। हमारे पास ये काम हो गया। हमारे पास वॉल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। हमारे पास कुछ वो होते हैं, उसका नाम क्या है, द राइट एट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल बाय एन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के 3 कोने होते हैं इसलिए उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू, ये जो चीज़ें ये पेपर में आती हैं, एमसीक्यूज में ये आती हैं कि राइट एट्रियम ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में, तो कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है, और 2 ऑप्शन दे देंगे, ए बी वॉल्व्स हैं या नन है, या बोथ ए बी एंड सी, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है। शायद मैं भी अपने टेस्ट में ये डालूँ क्योंकि एमसीक्यू में आता है, पास्ट पेपर से मैंने देखा हुआ है, तो शायद मैं भी डालूँ, शायद। हाँ, पक्का वाला नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। खैर टेस्ट में मिल भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेन तो वहाँ है ना। अरे हाँ, एक और गलती, एक वो, अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट मैं बोल देता हूँ, बायो एनर्जेटिक्स के बारे में 2 एमसीक्यूज के बारे में जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहाँ उसके बारे में मुझे एक बात बतानी, तो सेशन कंप्लीट होगा तो कोई स्टूडेंट मुझे बायो एनर्जेटिक का रिमाइंडर दे दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। सही बात है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, और फिर ये यूनि डायरेक्शनल होते हैं, अगर वो वापस से आना चाहेगा तो वो नहीं आ सकती क्योंकि यूनि डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल नहीं है, इसलिए वो सिर्फ बैक फ्लो को रोकने के लिए। द एवी वॉल्स आर एंकर्ड बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। सही बात है, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होंगे तो ही तो सही से पंप हो पाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स नहीं, लूज फाइबर्स होंगे तो टूट सकते हैं ना फाइबर्स। और टमाटर खाना चाहिए, ज़्यादा टमाटर खाएंगे तो हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। मतलब लेकिन एक टमाटर, मतलब चावल में, सालन में अगर टमाटर है तो वो निकाल के अलग नहीं करना चाहिए, सैलेड में तो खानी चाहिए। एक्स्ट्रा टमाटर नहीं खाना चाहिए, फिर पथरी की बीमारी बोल के सर ने बोला था और हमें पथरी हो गई। फाइबर्स दैट प्रिवेंट, उसमें यूरिक एसिड होता है ना, देम फ्रॉम टर्निंग इनसाइड आउट। सही बात है। प्रेशर जनरेटेड बाय द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल क्लोजेस द एवी वॉल्स कीपिंग ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इन टू द आवर्टा। बस यहीं यहाँ पे नीचे भी एक बार डायग्राम से ही बता दूँगा आप लोगों को। सेमिनुलर वॉल्स हमारे पास होते हैं 2 एग्जिट्स ऑफ द हार्ट में, वेयर द सिस्टमिक आवर्टा लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत तेज़, सबसे ज़्यादा प्रेशर ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी, सबसे ज़्यादा फाइबर, सबसे ज़्यादा थिक वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल के होते हैं कि उसको इतनी ज़ोर से पुश करने के सिस्टमिक आवर्टा का, तो एक तो वो खुल जाए और पूरी बॉडी को एक ही झटके में खून पहुंच जाए, क्योंकि ये काम मिली सेकंड में होते हैं, 1-2 सेकंड में भी
एक दो सेकंड हो रहे होते हैं, लेकिन जल्दी होना ज़रूरी है। देर से होगा तो पता है हाइपोटेंशन में चला जाएगा। तो इसको सबसे ज़्यादा ताकत चाहिए अगर, और सबसे ज़्यादा जो नहीं हार्ट अटैक आते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा आते हैं। एंड द पल्मोनरी अओर्टा लीव्स द राइट वेंट्रिकल। वापस सही बात है, पल्मोनरी अओर्टा है तो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से निकल के फिर पल्मोनरी उसमें जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फेफड़ों में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। उसका आप लोगों को पता है कि ल्यूमन वगैरह का डिफरेंस आ जाता है, इसी वजह से हम उनका नाम ऐसे रख दिया है। ओके, द ब्लड इज़ पम्प्ड आउट इनटू द आर्टरीज थ्रू द, अगर नहीं इंशाल्लाह आगे जो हमारा आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस है ना, उसमें जब मैं पढ़ाऊँगा तो कोई मुझे रिमाइंडर दे देगा तो मैं पल्मोनरी के बारे में बता दूँगा कि हमने अगर पल्मोनरी अओर्टा है तो उसके अंदर से गंदा खून डीऑक्सीनेटेड क्यों जा रहा है, तो अगर किसी को वो होगा ना रीज़न का तो मैं वहाँ पे समझा दूँगा, तो अगर कोई रिमाइंडर दे दे। आउट ऑफ द आर्टरीज थ्रू द सेमिलुनर वॉल्व्स, सही है, विच आर फोर्स्ड ओपन बाय प्रेशर क्रिएटेड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। When the ventricles relax, blood start to flow backward towards the heart, closing the semilunar valve. सेमिलुनर वॉल्व फिर बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रिवेंट हो जाता है, पीछे की तरफ खून नहीं आता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोरिंग है, मैं तो इनका मुंह तोड़ दो जो बोलते हैं ना बोरिंग है। अगर मेरे किसी एक भी स्टूडेंट बोल रहा बोरिंग है, मैं सच में ना नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, बन नहीं पाया, कम से कम कार्डियक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट तो बन जाऊँ। The cavity of the left ventricle is narrower than the right ventricle because of the more muscular walls. ये बात मैंने पहले बता दी थी। It is due to the fact that the right ventricle has no pumps, has to pump blood into the lungs only, pulmonary circulation, while the left के अंदर ज़्यादा होते हैं muscular walls, क्यों? क्योंकि उसको पूरे entire body को देने होते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं। फोसा ओवलिस, जब हम सब जब हमारी अम्मियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो फोसा ओवलिस के ज़रिए ये जगह खुल जाती है और यहाँ से खून ड्रेन हो रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों का ना ये बंदी नहीं होता, जिसकी वजह से फिर नहीं बोलते हैं दिल में छेद है, तो वो दिल में छेद फोसा ओवलिस की वजह से होता है। अगर एमसीक्यू में आया कि जो दिल में छेद होता है वो कौन सी जगह की वजह से, ओपनिंग की वजह से हो जाता है कि वो बंद नहीं हो पाता, तो वो फोसा ओवलिस है। बहुत सारे लोगों का विद इन द एज ऑफ 10 to 13 फिर वो खुद बंद हो जाता है, जिनका नहीं हो पाता फिर वो ऑपरेट के ज़रिए बंद करवा देते हैं। सही है, सुपीरियर वेना कैवा का सबको पता है, ये सारी जगहों का सबको पता होगा, इसमें कोई ऐसी अजीब व गरीब बात नहीं है जो समझ में ना आए। बहुत अच्छी प्यारी डायग्राम बनी हुई है। फेजेस ऑफ हार्ट बीट, हाय अल्लाह। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर नोन एज हार्ट बीट्स। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम हार्ट बीट्स बोलते हैं। 72 टाइम्स नॉर्मल होता है। आप जो हमारा जो हाथ है उसके ऊपर जो सिलियक ब्रांचेस है हमारे, ये जो हमारे जहाँ पे आप लोग चूड़ियाँ पहनती हैं, वहाँ पे अगर आप लोग महसूस करके देखें और 1 मिनट का टाइमर लगा दें तो आपको बीपी एपरेटस की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी बैठे बैठे किसी का चेक कर सकते हैं। 1 मिनट में अगर 60 to 80 तक 75 तक आ गया तो मतलब वो नॉर्मल है, और 80 तक भी जाएगा तब भी वो नॉर्मल है। इन द केस गेरियाटिक्स एंड पीड्स के लिए बोल रहा हूँ ना। लेकिन अगर इससे ऊपर चला गया, 80 से ऊपर है, तो मतलब वो हाइपरटेंशन में, अगर 60 से बिलो चला गया तो वो हाइपोटेंशन में है। तो अगर हाइपोटेंशन में तो उनको शरबत वगैरह पिला दे कि उनका खून का वो हो जाए, खून गाढ़ा हो रहा है तो पानी वगैरह जाएगा, तो पानी को एब्जॉर्बमेंट में टाइम भी नहीं लगता है, तो जल्दी सारा वो हो जाए। ORS पिला दें, डेस्ट्रॉक्स चढ़ा दें या ग्लूकोज पिला दें, ग्लूकोज वाला पानी पिला दें। अगर हाइपरटेंशन में है तो उसके अलग वो कॉजेज़ हैं। लेटा दें उनको, बत्तियाँ वगैरह बंद कर दें, तब भी उनको ठंडा पानी वगैरह पिलाएं। उनको बोले रिलैक्स करें, टेंशन ना लें। और अगर उनको यूरिनेशन ना आ रही है तो यूरिन करके आ जाए। द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। सही है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। 2 एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स इन क्रोनी एम्प्टिंग देयर कॉन्टेंट्स इनटू द वेंट्रिकल। ये दोनों साथ में करते हैं और फिर वेंट्रिकल दोनों साथ में पंप करते हैं। ये एट्रिया दोनों साथ में पंप करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साथ में करते हैं। सिंक्रोनी मतलब यही है कि दोनों एक साथ करते हैं। सिंक्रोनाइज आपने सुना हुआ होगा। और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड लेटर द 2 वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली फोर्सिंग बैक इनटू द अओर्टा लीविंग द हार्ट। सही बात है। राइट वेंट्रिकल
पल्मोनरी में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे सिस्टम में। बोथ चैम्बर्स देन रिलैक्स ब्रीफली बिफोर द साइकिल रिपीटेड। आपने देखा होगा कि चारों एक साथ पंप नहीं करते हैं, तो जब वेंट्रिकल पंप कर रहा होता है तो उस वक्त एट्रिया सुकून कर रहा होता है, जब एट्रिया पंप करते हैं तो वेंट्रिकल। और ये थकते क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास हमसे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पूरी बॉडी में हार्ट के अंदर होते हैं, तो बहुत कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट हो रहा होता है। द रेस्ट ऑफ द साइकिल इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द चैम्बर्स फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये बात भी पता है सबको। एट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट सिस्टोल लास्ट अबाउट 0.3 सेकेंड, ये एमसीक्यू में आ सकता है, और डायस्टोल 0.5 सेकेंड, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। व्हेन द हार्ट बीट्स द फैमिलियर लब डब साउंड, जब एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स क्लोज हो तो लब की आवाज़ आती है, और जब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो तो हमारे पास डब की आवाज़ आती है। ये यहाँ पे बना हुआ है, बहुत गंदी सी डायग्राम है, समझ भी कुछ नहीं आ रहा, फिर भी सही है तो सही, ना होने से तो बेहतर है। ऐसे नोड और एवी नोड नहीं बोलते हैं। दिल के पास अपना नर्वस सिस्टम होता है, दिल के पास नर्वस सिस्टम होता है अपना, तो ऐसे नोड नर्वस सिस्टम होता है। पेस मेकर उसको कहते हैं कि इनिशिएशन ऑफ हार्ट रिदम कराने के लिए ये पेस मेकर का होना ज़रूरी है। बहुत फालतू सी छोटी सी प्यारी सी बात है ये। कंटेन्स द हार्ट पंपिंग रिदम्स बाय सेटिंग द रेट एट विच द ऑल कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सही है। इट इज़ कम्पोज स्पेशलाइज मसल टिश्यूज़। यहाँ पे डायग्राम नहीं है क्या? ऐसी वाली डायग्राम नहीं चाहिए ना इलेक्ट्रोकार्डियम वाली। अच्छा वैसे इलेक्ट्रोकार्डियम आपको स्किप करना तो स्किप कर दीजिए कि पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे, ऊपर से सरसरी पढ़ लेंगे, PQR कॉम्प्लेक्स वगैरह, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि MCQs में आता बहुत कम है, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार। There is no generates electrical impulses much like those produced by nerve cells। सही बात है, नर्व सेल्स की तरह ये अपने जनरेट कर रहा था इलेक्ट्रिकल impulses फ्रॉम द SA नोड स्प्रेड रैपिडली थ्रू द वॉल्स ऑफ द एट्रिया मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट इन यूनिसन। अच्छा मैं एक बात पूछनी थी मुझे आप लोगों से, ये वाली अगर SA नोड AV नोड आप लोग को आता है, या मैं एक बार बस जरूर पढ़ी लिखी बच्ची MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से सही बता देता हूँ कि अपना हार्ट रिदम कैसे स्टार्ट करता है, SA नोड के ज़रिए करता है। ऐसे नोड से खून का वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ जाता है? AV नोड के पास जाता है। AV नोड से फिर कहाँ पे जाता है? बंडल ऑफ हिस में चला जाता है। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाता है? परकिंजे फाइबर्स में चला जाता है। इस तरह से पूरे हार्ट में वो आ जाता है, और 0.1 सेकेंड में ये सारा काम होके ख़त्म होके नए सिरे से वापस शुरू हो जाता है। 0.1 सेकेंड में सारा काम हो रहा है। पेस में हमारे पास SA नोड है, SA नोड से हमारे पास AV नोड में चला जाएगा, फिर AV नोड से हमारे पास इसकी बहुत ख़तरनाक वाली MCQ मेरे पास पड़ी हुई है, वो डायग्राम बेस वाली है। तो जब आप लोग को टेस्ट होगा ना सर्कुलेशन का, तो मैं वो ज़रूर डालूँगा, इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि MCQ कैसे आते हैं इस वाले चैप्टर से, ख़ास तौर पे इससे और बायोएनर्जेटिक्स से। उसका तो एक और टेस्ट बनाना है बायोएनर्जेटिक्स का, क्योंकि उसके भी कुछ पिक्चर्स वाले MCQ से वो भी मुझे डालने हैं। सही है, ये बात हो गई हमारे पास। फिर AV नोड से हमारे पास बंडल ऑफ हिस में चला जाता है, फिर वहाँ से परकिंजे फाइबर में, ठीक है। और AV नोड एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है। SA नोड सिर्फ और सिर्फ एट्रिया में होता है, और बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर ये सब वेंट्रिकल में होते हैं। ECG, जो लोग क्रिटिकल केयर में जाएंगे तो वो लोग ECG के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी से OT वाले नहीं पढ़ते इसके बारे में, लेकिन अगर वो कार्डिक OT में जाते हैं या कार्डिक परफ्यूजनिस्ट तो उनको ECG सही से आना चाहिए। और OT वाले जब अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं, अगर कार्डियक में जाना चाहेंगे तो उनको ECG वगैरह आनी चाहिए। P में क्या होता है? QRS कॉम्प्लेक्स। बस ये याद रखिए QRS कॉम्प्लेक्स एक चीज़ होती है जहाँ से जो पहले यहाँ पे क्या होता है, लब की आवाज़ यहाँ से आती है, फिर डब की आवाज़ यहाँ से आ जाती है। सिस्टोल जब पूरे सिस्टम में हो जाता है तो बहुत दूर से वो पैदा होती है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो PQR बोलो QRS कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है बस, और बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, फिर T के तरफ से एक और इनिशिएशन शुरू हो जाती है। ऐसा नॉर्मल आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ये नीचे चला गया मसला है, फिर मतलब डायस्टोल में सिर्फ मसला है, लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो सिस्टमिक में ही मसला आ रहा है, और बिल्कुल सीधा जा रहा है तो आपको पता है दी एंड। वो सबसे आसान है पढ़ना कि बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। अगर यूं भी जा रहा है ना तो डॉक्टर अभी भी चांस है, फिर उसको बैठ के इलेक्ट्रिक शॉक्स मारे होते हैं। यूजेस ऑफ ECG वापस एक बात आ जाती है कि ये इतना पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी
क्या करें, फिर आ जाएगा, फिर आप लोग मुझे पेपर में दुआएं देंगे, मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे दुआएं दें। डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियल फाइबर्स ऑफ द एसे नॉट प्रोड्यूसेस, जो एट्रियल होते हैं वही मेरे बोलो, जो एट्रियम जब डीपोलराइज होते हैं तो हमारे पास पी वेव आ जाती है। फिर हमारे पास ये डायस्टोल के बारे में बता रहा होता है, वही बात जो मैंने ऊपर बताई। द पी आर इंटरवल इज द पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट ऑफ द पी वेव एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर कॉम्प्लेक्स। ना उन्होंने मुश्किल कर दिया है। ऐसे डीपोलराइजेशन टू रीच द वेंट्रिकल्स, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बिगिन्स एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कंटिन्यूस अ शार्प अपवर्ड आर, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाता है। ये बस इट इज़ नथिंग एल्स कि जो वेंट्रिकल्स जिन्हें सिस्टोल कर रहे होते हैं ना, जब पंप करते हैं, जब दब जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और ये एस टी का देख लेते हैं। द टाइम ड्यूरेशन कहाँ गया, ये वेंट्रिकल सिस्टोल दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट, वही बात है। द टाइम ड्यूरेशन नोन एज द एस टी segment represent the time between the completion of the ventricle depolarization and the initiation of repolarization। सही बात है। एस टी सेगमेंट में बता रहे थे कि डीपोलराइजेशन कब हो रहा है और इनिशिएशन ऑफ डीपोलराइजेशन कब होगा। द टी वेव इज प्रोड्यूस बाय द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सही है, जब वेंट्रिकल रीपोलराइज हो रहे होते हैं, जब अपनी ताकत वापस से जमा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास टी वेव आ जाता है। नॉर्मल ईसीजी हमारे पास ऊपर दिखाई भी है। ब्लड वेसल से हमारे पास इतना बड़ा नहीं है, फिर भी नहीं करेंगे आज। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 किस्म की ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे पास। एक आर्टरी होती है, कैपिलरी होती है, वेना और एक वेन्स होती है। ये चीज़ देख लीजिएगा। ट्यूनिका इंटीमा, इन दोनों के अंदर एंडोथीलियम होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू दोनों में होते हैं। इंटरनल इलास्टिक ल्यूमिना सिर्फ आर्टरी में होता है, वेन्स में नहीं होता। वेन्स बेचारा गरीब आदमी। ट्यूनिका मीडियस दोनों में होता है। स्मूथ मसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। फिर वापस एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना इनके पास होता है। क्योंकि हार्ट बहुत ज़ोर से पंप कर देता है ना खून को, तो उतनी ज़्यादा मोटी थिक हमें एक ल्यूमन चाहिए ताकि खून मज़े से जा सके, कोई रप्चर वगैरह ना आ जाए। और फिर यहाँ से तो कैपिलरी से आराम से खून जा रहा होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं चाहिए चीज़ें, इसको ज़्यादा चाहिए। इंटरनल इलास्टिक लेमिना भी इसके पास है, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना भी इसके पास है। ट्यूनिका एक्सटर्नल कोलेजन फाइबर्स होते हैं, दोनों के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। कोलेजन फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कोलेजन नहीं लेते हैं तो मैं आप लोगों को तो कोलेजन आप कैसे ले सकते हैं। वैसे तो लोग गाय की हड्डियाँ इस्तेमाल करते हैं, गाय की हड्डी हम तो लड़कियाँ हैं, हम कैसे खाएंगी, हम तो मोटी हो जाएंगी। तो ब्रॉथ का नाम आपने सुना होगा, मुर्गी का वो नहीं बोलते हैं, वो बना दो, क्या बना दो, एक सूप होता है ना हड्डियों को, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में नहीं पता ना मुझे, मैं बलोच आदमी, मुझे क्या पता। तो वो नहीं, मुर्गी को गोश्त के अंदर नहीं, सूप बनाने के लिए पहले मुर्गी के गोश्त को हड्डियों के साथ उबालते फिर हड्डी वाला पानी अलग हो जाता है और गोश्त अलग हो जाता है। गोश्त निकाल दें, हड्डियाँ निकाल दें, और वो पानी ना उसको रख दे कहीं पे, उसको हम ब्रॉथ कहते हैं। मुर्गी वो चढ़ा दो, क्या बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी लड़की को पता है उसको क्या कहते हैं? सिर्फ वो गोश्त वाली हड्डियों को उबालना।